अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। विद्यार्थियों, भोज विश्वविद्यालय के वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हेलो, आई एम डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा। आई एम हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अतः विद्यार्थियों, आज हम गणित शिक्षण की तकनीकों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके प्राप्य उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के उपरांत विभिन्न गणितीय शिक्षण तकनीकों के बारे में जान सकेंगे। विभिन्न गणितीय शिक्षण तकनीकों का अध्ययन कर सकेंगे। विभिन्न गणितीय शिक्षण तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे। अतः हम विभिन्न गणितीय तकनीकों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि हम गणितीय अध्ययन अध्यापन सरलता से कर सकेंगे। अतः जब हम प्रस्तुत विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि गणित को कैसे पढ़ाएं, कैसे इसकी रूपरेखा तैयार करें, जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों को सामान्य, रुचिकर एवं सरल तरीकों से गणित का शिक्षण करा सकें। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जब भी गणित की चर्चा होती है, गणित विषय की बात होती है, या गणित पढ़ाने की या गणित के अध्ययन अध्यापन की चर्चा होती है, हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा यही प्रश्न होता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या प्रक्रिया को हम अपनाएं, है ना, क्या स्ट्रेटजी या क्या क्रियाकलाप हम प्रस्तुत करें जिससे कि हमारा विद्यार्थी स्वयं ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। समय समय पर आपने कई विद्यार्थियों से ये सुना भी होगा, या जब उनसे चर्चा करेंगे तब भी वो आपके समक्ष इस बात की चर्चा करेंगे कि कई विद्यार्थी गणित के अध्ययन अध्यापन से दूर रहना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं उनके अंदर, उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं गणित विषय के प्रति एक डर का भाव होता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में हम किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं, किस प्रकार के क्रियाकलाप करें, जिससे कि हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी जो विषय वस्तु है, या जो हमारे प्रश्न हैं, या जो हमारे समाधान हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आसान तरीके से प्राप्त कर सकें, है ना। यहाँ पर हमने वही चर्चा की कि सामान्य, रुचिकर एवं सरल तरीकों से गणित का अध्ययन अध्यापन किया जाए। तो यह एक शिक्षक के समक्ष बहुत कठिन समस्या है। अब शिक्षक तो आपके समक्ष है, शिक्षक को तो पूरी क्रिया से जोड़ना है, पूरी प्रक्रिया से जोड़ना है, और पूरी विषय वस्तु को जोड़ करके उसके समाधान के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके हल को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ना है। परंतु इसका एकमात्र उत्तर हमारे समक्ष यह आता है कि वह है गणितीय शैक्षणिक तकनीकें। गणित शिक्षण की तकनीकें, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी तकनीकें जिसके माध्यम से हम गणित शिक्षण को आसानी से हमारे विद्यार्थियों के समक्ष, हमारे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अब चर्चा ये हो रही कि गणित शिक्षण की तकनीकी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वे कौन सी तकनीकें हैं, है ना। कौन सी तकनीकें हैं जिनका उपयोग
हम अपने क्रियाकलाप में हमारे विषय वस्तु को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके सॉल्यूशन को, उनके हल को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाए या अपना लें अपने क्रियाकलाप में, है ना। अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो गणितीय शैक्षणिक तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को आसान तरीकों से गणित का अध्ययन कराया जा सकता है ना। अब हमने एक बात कही यहाँ पर, आसान तरीकों से अध्ययन कराया जा सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि तकनीकें क्या हैं, ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनका हम अपने दैनिक अध्ययन में, दैनिक अध्यापन में उपयोग कर सकें, है ना। अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि तकनीकें एक शिक्षक की शिक्षण शैली हैं जिसमें उनके तरीके, सिद्धांत, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन शामिल है। गणित पढ़ाने एवं सीखने के लिए कई शैक्षणिक तकनीकें हैं जिनमें प्रत्येक की अपनी सामर्थ्य एवं अनुप्रयोग है। सामर्थ्य एवं अनुप्रयोग की हम जब बात कर रहे हैं, हर तकनीक अपने आप में सामर्थ्य है या अपने आप में एक अपनी प्रबल क्षमता रखती है या एक अपनी गतिविधि रखती है, एक प्रक्रिया रखती है जिसके द्वारा वो समस्या का हल करने की ओर प्रेरित होती है, बढ़ती है ना। उसका हम अनुप्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक पाठ्यक्रम में, दैनिक अध्ययन अध्यापन में। अतः हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण तकनीकें विद्यार्थियों के तार्किक विकास और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है ना। अतः शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करें। अब यहाँ पर ये बात कही कि समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। एक और शब्द आपके समक्ष है, समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, है ना। हम अपने शिक्षण में हमेशा इसकी चर्चा करते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में आपके अंदर ये भावना हमेशा होना चाहिए, समस्या का समाधान करने की कोशिश होना चाहिए। केवल गणितीय प्रश्नों के नहीं, हमारे दैनिक जनजीवन में, हमारे दैनिक जीवन में भी हम समय समय पर जो हर्डल्स, जो समस्याएं या जो रुकावटें प्राप्त करते हैं या जो रुकावटें हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, उनका भी हम कैसे समाधान प्राप्त करें, है ना। विद्यार्थी के रूप में आपके सामने कई बार समस्याएं आती हैं। हम अपने मानव जीवन में कई प्रकार की समस्याएं या हर्डल्स या रुकावटें प्राप्त करते हैं, अपने समक्ष देखते हैं। उनका भी समाधान करना हमें उतना ही आवश्यक है, क्योंकि चूंकि आप जब स्टडी करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, आप भी सोसाइटी से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज में आवागमन होता है और कई तरह के क्रियाकलाप से जब आप जुड़ते हैं, कई तरह की समस्याएं महसूस करते हैं, उनका समाधान जिस दिन आप कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर समस्या समाधान आदत का विकास हो चुका है, या मैं समस्या समाधान करने में अपने आप को उपयुक्त समझता हूँ। क्लियर। अब हम यहाँ पर गणित शिक्षण की तकनीकों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें इस प्रकार हैं, महत्वपूर्ण कह रहे हैं, मुख्य कह रहे हैं, अर्थात जिनकी हम चर्चा करेंगे। इस तरह से कई तरह की तकनीकें गणित शिक्षण में उपयोग होती हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ओरल एंड रिटन वर्क अर्थात मौखिक एवं लिखित कार्य, ड्रिल वर्क अर्थात अभ्यास कार्य, प्लेवे मेथड अर्थात खेल विधि, एवं असाइनमेंट वर्क अर्थात दत्त कार्य हैं। अब देखिए, हर एक की अपनी अपनी एक उपयोगिता है। मैंने इससे पहले ही कहा था,
किसी भी तकनीक की यदि हम चर्चा करें, वो अपने आप में प्रबल है, समर्थ है, या उसके अंदर एक सामर्थ्य है कि वो आपकी समस्या को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से सॉल्व करे या उसका हल प्रदान करे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हमेशा हम इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी तकनीक जो है हर एक या किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उपयुक्त होगी, है ना। समय समय पर हम अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं के अनुरूप। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम गणित में मौखिक एवं लिखित कार्य की चर्चा करेंगे, है ना। यह गणितीय अवधारणाओं को मौखिक एवं लिखित रूप से समझाने की विधि है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मौखिक और लिखित से क्या मतलब है। इसकी चर्चा करते हैं। जब हम इसके महत्व की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं इसके द्वारा विद्यार्थियों की गणनात्मक क्षमता बढ़ती है, सूत्र और नियमों की बेहतर समझ विकसित होती है ना। अतः गणित में मौखिक एवं लिखित कार्य दोनों में अटूट संबंध है, दोनों की क्रियाएं एक जैसी है। अब देखिए, मौखिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लिखित। कई बार एक शिक्षक के रूप में आपके समक्ष ऐसी स्थितियां प्रस्तुत होती हैं जिसमें छात्रों का, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना बड़ा ही कठिन होता है। एक छात्र ऐसा है कि जो मौखिक रूप से किसी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से देता है, और एक छात्र ऐसा है जो लिखित रूप से किसी प्रश्न का उत्तर अच्छे से प्रस्तुत करता है। दोनों ही प्रक्रियाएं हमारे विद्यार्थी के प्रेजेंटेशन को दिखाती हैं, प्रस्तुत करती हैं। यदि दोनों का प्रेजेंटेशन ठीक है, जो आप पूछना चाह रहे हो, छात्र ने या उस विद्यार्थी ने आपके समक्ष उसका उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत किया है, तो आपका तो कार्य हो गया। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि मौखिक कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है या लिखित कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय समय पर दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही तकनीक हमें बच्चों के प्रेजेंटेशन के अनुसार वहाँ पर उनके प्रश्न का प्रस्तुतिकरण प्रदान करने में सहायक हैं, लेकिन हम स्थिति के अनुरूप इनका उपयोग करते हैं। अतः हम यही कह सकते हैं, गणित में मौखिक एवं लिखित कार्य दोनों में अटूट संबंध है, दोनों की क्रियाएं एक जैसी हैं। अंतर केवल इतना है कि गणित में मौखिक कार्य मस्तिष्क में होता है एवं गणित में लिखित कार्य कागज पर होता है। कई बार ये भी होता है, छात्रों के समक्ष ये भी स्थितियां आती हैं कि कुछ छात्रों को लिखने में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, अरे कौन लिखेगा। कुछ छात्रों को मौखिक रूप से बोलने में परेशानी महसूस होती है ना। तो किस तरह से हमारा छात्र प्रेजेंटेशन दे रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। अर्थात गणित में लिखित एवं मौखिक कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर आपको मौखिक एवं लिखित कार्य तकनीकी की कुछ चर्चा समझ आई होगी। कुछ आपकी इसके प्रस्तुतिकरण में आप इसको और अच्छे से समझेंगे जब आपके विद्यार्थी आपके समक्ष होंगे, या लिखित या मौखिक या लिखित दोनों कार्यों को जब आप अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और विद्यार्थी उसमें अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे। इस प्रक्रिया में अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए अभ्यास कार्य की चर्चा करेंगे।
लगातार अभ्यास के माध्यम से गणितीय कौशलों को सुदृढ़ बनाया जाता है। वहीं इसके महत्व की चर्चा जब हम करते हैं तो पाते हैं इसके द्वारा गणना की गति एवं शुद्धता बढ़ती है, जटिल समस्याओं को हल करने में सहूलियत होती है। अतः गणित एक ऐसा विषय है, इसमें अभ्यास कार्य की आवश्यकता होती है। अभ्यास के बिना गणित अध्ययन अपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर एक चर्चा हुई कि गणित का कार्य है तो वही अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट होना चाहिए कि अभ्यास मात्र गणितीय विषय में नहीं, हम किसी भी विषय की जब चर्चा करते हैं यदि हम उसमें अभ्यास करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो विषय, वो प्रकरण अधिक स्पष्ट रूप से समझ आता है ना। तो अभ्यास कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गणित की समस्त शाखाओं जैसे अंकगणित हो, बीजगणित हो या ज्यामिति की प्रक्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान अभ्यास कार्य द्वारा ही संभव है। कहने की चर्चा यह है कि गणित की कोई भी शाखा हो, चाहे अंक गणित की बात करें, बीज गणित की बात करें, ज्यामिति की बात करें, किसी भी शाखा में हमें अभ्यास की मूलतः आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास के हम उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से नहीं जुड़ पाते हैं। तो वहीं हम चर्चा यदि आगे की ओर बढ़ाएं तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर के गणित को सीखने के लिए भी अभ्यास कार्य अत्यंत आवश्यक है ना। अब यहाँ पर एक बात कही है कि प्रारंभिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, दैट मीन्स छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा तक की बात हो रही है। बच्चों के अध्ययन से जुड़ने से लेकर के आगे की प्रक्रिया तक जुड़ते हुए उसे हमेशा अभ्यास की आवश्यकता होगी, अभ्यास कार्य से जुड़ने की आवश्यकता होगी। वो उससे कभी भी परे नहीं हो सकता है, कभी भी दूर नहीं जा सकता है ना। जितना वो प्रैक्टिस करेगा, जितना अभ्यास करेगा, उस विषय वस्तु से वो उतना ही जुड़ता जाएगा और उस विषय वस्तु को उतना ही समझने में उसे आसानी होगी। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर यह भी स्पष्ट करते हैं कि जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग की कोई भी प्रक्रिया हो, उन सभी क्रियाओं को शुद्ध एवं सही रूप में कर सकने की क्षमता भी एक व्यवस्थित रूप से कराए गए अभ्यास कार्य के द्वारा ही जागृत होती है। जब तक अभ्यास कार्य विद्यार्थियों को नियमित एवं व्यवस्थित रूप से नहीं कराया जाता है, तब तक विद्यार्थियों में वांछनीय क्षमता का विकास नहीं हो सकता है ना। अब वांछनीय क्षमता की बात कर रहे हैं, का विकास नहीं हो पाता है। वांछनीय किसके लिए? शिक्षक के लिए। शिक्षक जो सोच करके चल रहा है, शिक्षक ने क्लास में एंटर होने से पहले, शिक्षक ने क्लास में, कक्षा में प्रवेश करने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले, छात्रों को पढ़ाने से पहले जो उद्देश्य अपने मन मस्तिष्क में रखे थे कि मुझे तो आज ये सिखाना है, यदि वे उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए, वे ही उसके वांछनीय क्षमता की बात हो रही है, वांछनीय उद्देश्यों की बात हो रही है। उनका विकास हुआ कि नहीं हुआ, वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, वो उसे प्राप्त हुए कि नहीं हुए, यह उस पर डिपेंड होता है या
उसकी चर्चा यहाँ पर होती है। चलिए हम इस प्रक्रिया में और आगे की ओर चलते हैं। अब हम खेल विधि की चर्चा करेंगे। खेल विधि क्या है, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। आपने अपने अध्ययन अध्यापन में कई बार सुना हुआ प्ले वे लर्निंग मेथड, है ना। प्ले वे लर्निंग मेथड की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि यदि आप छोटे से छोटे बच्चे को देखेंगे या बड़े से बड़े बच्चे को भी देखें, प्रत्येक बच्चे के अंदर खेल से जुड़ी हुई कुछ प्रक्रियाएं आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। हमेशा बच्चों में कोई ना कोई खेलने की इच्छा उनमें हमेशा होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब बच्चा खेलने के प्रति अपनी जागृति दिखा सकता है, खेलने की विधि से जुड़ सकता है, तो हम क्यों ना इसका उपयोग अपने शिक्षण में करें। क्यों हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसको जोड़ें, जिससे कि हमारे विद्यार्थी जो विषय को हम पढ़ाना चाहते हैं, जिस विषय को हम सीखना चाहते हैं, जिस विषय की हम चर्चा करना चाहते हैं, उससे आराम से जुड़ पाएँ, उससे आसानी से जुड़ पाएँ, उसको खुद अपने तरीके से जोड़ करके आगे की ओर बढ़ सकें। इसलिए खेल विधि भी यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। खेल विधि में खेलों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को रोचक बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर की, गणितीय अवधारणाओं को रोचक, गणितीय अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट, मीन्स यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हम एक प्रकरण के रूप में भी देख सकते हैं, एक टॉपिक के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। वो टॉपिक को लेते हुए, वो प्रकरण को लेते हुए, छोटी छोटी अवधारणाएं बनाते हुए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेते हुए आगे की ओर बढ़े और उन्हें रोचक बनाते हुए हम विद्यार्थियों के समक्ष कुछ खेल प्रस्तुत करें, जिससे कि उसकी लर्निंग, उसका अधिगम आसानी से हो सके। अब यहाँ पर यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो हम पाते हैं इससे विद्यार्थियों की रुचि एवं सहभागिता बढ़ती है। चलिए एक बात यहाँ पर क्लियर होगी, रुचि एवं सहभागिता बढ़ती है। पहले ही हमने ये बात की चर्चा की है कि हर एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को खेलने की इच्छा होती है, अंदर से जागृत होती है कि मैं ये खेल खेल सकता हूँ। कहने का मतलब हर विद्यार्थी में, प्रत्येक विद्यार्थी में खेल के प्रति रुचि होती है। जब उसी रुचि को हम आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करें, ये अपने अध्ययन अध्यापन से जोड़ने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से उसमें रुचि एवं सहभागिता, स्वयं कार्य करने के लिए उसकी इच्छा जब जागृत हो जाएगी, सहभागिता उसकी बढ़ेगी, उसकी रुचि एवं सहभागिता जब बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कार्य अच्छे से होगा। इसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया मनोरंजक बनती है। जिस कार्य में हमारी रुचि अधिक होती है, हमारी सहभागिता अधिक होती है, निश्चित रूप से वह प्रक्रिया मनोरंजक भी बनती है। अतः खेल बालकों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रवृत्ति का उचित उपयोग करके अध्यापक शिक्षण को रुचिकर बनाने में सफल हो सकता है तथा साथ ही विद्यार्थियों का अनैतिक तथा व्यक्तित्व विकास करता है। यदि विद्यालय के पाठ्यक्रम पढ़ाने की विधियों तथा विद्यालय के अनुशासन का प्रबंध इस प्रकार किया जाए कि वह खेल का रूप धारण कर ले और बालक स्कूल में पूर्ण रुचि लेने लग जाए, तो वह पढ़ाई से संबंधित बहुत सी समस्याओं को हल करने के योग्य हो सकते हैं। खेलों की शिक्षा में महत्व के संबंध में कार्ल ग्रस ने कहा है कि खेल शिक्षा प्रदान करने का एक साधन है। खेल द्वारा पढ़ना लिखना आसान तथा रुचिपूर्ण हो जाता है। क्लियर? इस प्रकार खेल विधि में बालक की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है।
विद्यालय में खेलकूद को निश्चित साधनों द्वारा इस प्रकार से संगठित और नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण रूप से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। खेल विधि से अभिप्राय विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली उन सभी विधियों से है जो विद्यालय के कार्य को खेल में बदल देती है। यह विधि विद्यालय के सभी कार्यों में स्वतंत्रता, मनोरंजन तथा स्वच्छता पर जोर देती है। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हुई। यह विधि विद्यालय के सभी कार्यों में स्वतंत्रता, मनोरंजन तथा स्वच्छता पर जोर देती है। दैट मीन्स किसी भी खेल की यदि हम बात करें, किसी भी खेल के कार्य की अब जब हम बात करें, एक वहाँ पर डिसिप्लिन देखने को मिलता है, एक अनुशासन देखने को मिलता है। हर प्रक्रिया वहाँ पर सुनिश्चित होती है। और चूंकि वहाँ पर छात्र या हमारा विद्यार्थी एक खेल में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर रहा है, उसे एक फ्रीडम भी होगी, स्वतंत्रता भी होगी किसी कार्य को करने की। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि शिक्षक वहाँ पे फैसिलिटेटर है। शिक्षक केवल वहाँ पर केवल फैसिलिटी प्रदान करने वाला है, केवल सपोर्ट देने वाला है, सहयोग प्रदान करने वाला है। कार्य तो विद्यार्थी को ही करना है, छात्र को ही करना है, और मनोरंजन तो इससे जुड़ा ही हुआ है। अतः यह विधि विद्यालय के सभी कार्यों में स्वतंत्रता, मनोरंजन तथा स्वच्छता पर जोर देती है। यह विधि विषय की अपेक्षा विद्यार्थियों पर बल देती है। अब विद्यार्थियों पर बल मीन्स विद्यार्थियों की अपेक्षा अनुसार खेल का चुनाव होना और से खेल की गतिविधि से हमारी विषय वस्तु को जोड़ना। मीन्स विद्यार्थी यहाँ पर सेंटर में है, केंद्र में है, और विषय उसके बाद में है या उसके पश्चात प्रस्तुत किया जा रहा है कि विद्यार्थी को देखिए पहले वो खेल से कैसे जुड़ सकता है, फिर उससे विषय से उसको जोड़ दीजिए या उस विषय को उसके खेल के माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से उसको जोड़िए, जिससे कि हम विद्यार्थी को उस विषय को समझाने की प्रक्रिया से जोड़ सकें या समझाने की पूर्ण प्रयास कर सकें। अब हम दत्त कार्य अर्थात असाइनमेंट वर्क की चर्चा यहाँ पर करेंगे। गणितीय दत्त कार्य के माध्यम से ज्ञान को मजबूत किया जाता है, और यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की चर्चा करें, तो यह स्व अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। स्व अध्ययन है ना, सेल्फ स्टडी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वो स्वयं पढ़ने को तैयार हो जाए। चलिए इसको भी देखते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों को अधिक अभ्यास करने का अवसर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर दो बात कही गई है कि सेल्फ स्टडी की बात की जा रही है, स्व अध्ययन की बात की जा रही है ना, और दूसरी बात ये भी की जा रही है कि अधिक अवसर मिलते हैं अभ्यास करने के। अभ्यास करने के अधिक अवसर से क्या मीनिंग है? आपने विद्यार्थी को कुछ असाइनमेंट दे दिए, कुछ दत्त कार्य के रूप में उसको दे दिया कि ये काम आपको करना है। जब एक छात्र असाइनमेंट वर्क करेगा या दत्त कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसको एक फ्रीडम है, एक स्वतंत्रता है, वो उस कार्य पर कितना भी समय लगा दे, किसी भी तरह से करे, है ना, अपनी एक्टिविटी के द्वारा उस चीज़ को जोड़े, अपने क्रियाकलाप से उसको जोड़े, है ना, अपने आसपास के वातावरण से जोड़ करके उस प्रक्रिया को देखे। किसी से सलाह भी ले सकता है, किसी से सपोर्ट भी ले सकता है ना। तो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने कार्य के अनुसार वो उस पूरी प्रक्रिया से जुड़ेगा और विषय वस्तु को हल करने की ओर बढ़ेगा। तो जो दत्त कार्य हैं अर्थात असाइनमेंट कार्य हैं, अर्थात शिक्षकों के लिए सबसे आम मूल्यांकन विधियों में से एक है। दत्त कार्य विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। असाइनमेंट न केवल विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि शिक्षकों के लिए भी इसका बहुत महत्व है। अब यहाँ पर एक बात आई कि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए,
शिक्षक का एक कार्य ये भी है कि हमने जो कुछ अध्ययन अध्यापन में कार्य किया, जो भी कुछ बच्चों को पढ़ाया, जो भी कुछ अधिगम कराने की कोशिश की, तो भाई हम ये भी तो जान लें कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, हमारे छात्र कितना सीखा। यदि नहीं सीखा है तो फिर हमें तो भाई देखना पड़ेगा। तो जब मूल्यांकन करना है, एक मूल्यांकन तो ये होता है कि भाई जो भी हमने पढ़ाया उसी के बारे में पूछ लीजिए, ये कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया। लेकिन मूल्यांकन से एक आशा यह भी है, क्या वह हमारे द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को आलोचनात्मक दृष्टि से भी प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है, या वो विद्यार्थी जो भी कुछ कक्षा में सिखाया गया है वर्तमान स्थिति से प्राप्त हुए ज्ञान को भविष्यगत स्थितियों से भी जोड़ पा रहा है या कि नहीं जोड़ पा रहा है, या किसी ऐसी समस्या में जब वो आता है या ऐसी किसी समस्या का सामना करता है तो वो क्या वर्तमान ज्ञान का उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक वह भी जानने की कोशिश करता है ना। तो ये बात भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे उन्हें यह मापने में मदद मिलती है, किसको मापने में, शिक्षक को यह मापने में मदद मिलती है कि विद्यार्थियों ने अपने पाठों में कितना सीखा है और क्या उन्होंने शिक्षकों द्वारा निर्धारित सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है। ये बात फिर से वहीं आई कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को जो कुछ सिखाया, जो कुछ सिखाने की कोशिश की, प्रयास किया, क्या विद्यार्थियों ने वो सीख लिया या नहीं सीखा है ना। सीख लिया तो कहाँ तक सीखा है, जो उद्देश्य हमने सामने रखे थे या हमने अपने समक्ष रखे हुए थे वो पूर्ण किए या नहीं किए। यह विद्यार्थी के समक्ष जो भी प्रक्रिया हमने प्रस्तुत की उसको पूर्ण रूप से उसने धारण किया या नहीं किया है, यह भी जानने की कोशिश हमारे शिक्षक करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने गणित शिक्षण की तकनीकों की विस्तृत चर्चा यहाँ पर की है ना। गणित शिक्षणों की तकनीकों पर गहन चर्चा करते हुए उनका परिचय एवं महत्व की चर्चा की, यह भी जाना कि इनका अनुप्रयोग किस प्रकार करना चाहिए जिससे कि हमारे शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो सकें। ठीक है, इसी प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। गणित शिक्षण की तकनीकों से आपका क्या आशय है, विवेचना कीजिए। आप क्या समझते हैं इससे, आपके मन मस्तिष्क में गणित शिक्षण की तकनीकों को लेकर के किस तरह का आशय या किस तरह के अर्थ मौजूद हैं या किस तरह के अर्थ को आप समझते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर कीजिए। गणित शिक्षण की विभिन्न तकनीकों पर प्रकाश डालिए। जो भी विभिन्न तकनीकें हैं गणित शिक्षण की, उन पर प्रकाश डालिए, उनको विस्तृत रूप से बताइए। गणित शिक्षण की विभिन्न तकनीकों में से आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात आ रही है ना। हमारे समक्ष इतनी सारे गणित शिक्षण की तकनीकें हैं, हम किसे महत्वपूर्ण समझेंगे, हम कैसे कहेंगे कि फला फला तकनीक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि महत्वपूर्ण है तो हमें वहाँ पर उसकी पुष्टि भी करना चाहिए, उसका वर्णन भी करना चाहिए। पुष्टि करना मीन्स किसी चीज़ को सत्यापित करना है, पुष्टि करना है, तो हमें अपने तर्क भी वहाँ पर प्रस्तुत करना होंगे। अतः विद्यार्थियों, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।
We will discuss some other topic again in the next lecture. Till then, best wishes to all of you.